हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। हम लोग आ गए हैं एकदम नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर को हम काफी जल्दी और काफी कम लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है नीट 2024 काफी पास आ चुका है और ये उन चैप्टर्स में से आता है जो चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के साथ। देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैं पहले लिख ही देता हूं किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपको याद रखना है, इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को अगली जनरेशन के पास। मतलब कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने की जो ये प्रोसेस है उसे हमने नाम दिया था इनहेरिटेंस। अब हमें पता करना है ऐसा कौन सा वाला मटेरियल है जिसको हम इस चैप्टर में आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन के पास। तो वो मटेरियल या फिर वो मॉलिक्यूल होता है न्यूक्लिक एसिड। कौन सा मॉलिक्यूल होता है? नाम रखिएगा, नाम याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड वो एक मटेरियल है जिसको हम चाहते हैं अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर देना। अब इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूक्लिक एसिड में एग्जैक्टली किसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में आपको दो नाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहला नाम है डीएनए एंड सेकंड नाम आएगा आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों मिला के क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स कहलाते हैं। अब डीएनए जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑब्वियस सी बात है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक एसिड है। कैसा एसिड है? न्यूक्लिक एसिड है, पक्का ना? और अब याद रखिएगा आरएनए की अगर हम बात करें तो इट इज कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लिक एसिड। मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम लोग बात करने जाते हैं तो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के पास आपको डीएनए देखने को मिलेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो मैं डीएनए को मोस्टली क्या बोलने वाला हूं? यह है जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म में कि सारे ऑर्गेनिज्म में, तो आप लिख देते हैं ऑलमोस्ट ऑल। पर याद रखिए, अगर हम राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो यह भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। पर याद रखिए, सबके केस में नहीं। यह जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है इन वेरी फ्यू वायरस। इन फ्यू वायरस। तो कुछ वायरसेस के केस में आपको आरएनए भी मिल सकता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। पर डीएनए की अगर हम बात करने जाएं तो डीएनए जो है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे मिलता है ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स में। पक्का ना? ऑलमोस्ट बोला है मैंने, ऑल नहीं बोला है सिर्फ। तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं जो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएं। और अगली जनरेशन में ट्रांसफर होने वाला जो मॉलिक्यूल है उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। दो टाइप का न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। अब हम पता करना है कि जो डीएनए और आरएनए है ये किस स्ट्रक्चर से बनते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें डीएनए की या फिर बोल दीजिए आरएनए की, तो बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दोनों किस चीज से बने हैं? ये दोनों बने हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड से। अब पॉली का मतलब हर किसी को पता है, पॉली मतलब होता है मल्टीपल। तो याद रखिएगा, अगर आप डीएनए या आरएनए को बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए पड़ेंगे मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स। क्या चाहिए पड़ेंगे? मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड चाहिए पड़ेंगे। अब क्वेश्चन इज, न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या? तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, मैं लिख देता हूं, ये बनेंगे न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड बनेगा टोटल 3 कंपोनेंट से। कौन कौन से 3 कंपोनेंट इसमें आने वाले हैं? अच्छे से आपको याद रखना है। इसमें आने वाले 3 कंपोनेंट का नाम है, सबसे पहला पेंटोज शुगर। सेकेंड कंपोनेंट इसमें आता है नाइट्रोजनस बेस। और थर्ड कंपोनेंट इसमें आता है फॉस्फेट।
तीन नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला नाम था पेंटोज शुगर, सेकेंड इज नाइट्रोजिनस बेस। मैंने बोला है नाइट्रोजनस बेस ना कि वेस्ट, आपको याद रखना है। यहां पे नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट है। इन तीनों को मिला के आपको क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और न्यूक्लियोटाइड की अगर हम चेन की बात करें, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें, तो वो मिलके बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आएगा, डीएनए एंड आरएनए आने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, डीएनए आरएनए मिला के क्या बनने वाला है, दोनों को मिला के हम लोग बनाने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। पक्का। अब हमें पता करना है कि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट जो है, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं और इनका अरेंजमेंट कैसा है। पक्का। तो हम उसके साथ स्टडी करना शुरू करेंगे। देखिए एक बार फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहां लिखा है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें दो कंपोनेंट आते हैं, एक तो आ रहा है हमारा डीएनए और दूसरा आ रहा है आरएनए, हम बात कर चुके हैं। आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल को बनाने वाले जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसमें किस किस को काउंट करते हैं, डीएनए को काउंट करते हैं और आरएनए को काउंट करते हैं, और दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। डन। अब लिखा है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उनमें आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। वेरी गुड। कुछ वायरसेस के केस में आपको आरएनए देखने को मिलेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। पक्का। आगे लिखा है आरएनए मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर। सेल के अंदर मैसेजेस को ट्रांसफर करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, दिस इज फंक्शन ऑफ आरएनए। पक्का। तो आरएनए का फंक्शन में कोई पूछे तो आपको बताना है इट मोस्टली एक्ट एज मैसेंजर। आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हमारे पास में प्रेजेंट हैं, उनको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। पक्का। डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए आरएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब यहां जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें तीन कंपोनेंट हमने ड्रॉ किए हैं जिनको मिला के न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये हमारे पास में है नाइट्रोजनस बेस, दिस इज पेंटोज शुगर, और ये साथ में हमारे पास में है फॉस्फेट। मैंने आपको पहले ही बताया है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट को जब आप मिला देते हो तब जाके बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को हम लोग ऐड करते हैं, देखिए लिखा भी है न्यूक्लियोटाइड 1, 2, 3 एंड 4। जब मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड को हम लोग एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं तब जाके बनता है क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या फिर जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड। पक्का। चलिए और आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। अब देखिए यहां पे लिखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर हैं, बिल्कुल सही बात है। डीएनए आरएनए जो है दोनों के दोनों क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये भी सही बात है। यहां पे तीन कंपोनेंट के बारे में बताया गया है। न्यूक्लिक एसिड में तीन कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोज शुगर और तीसरा है फॉस्फेट। एक एक करके इन तीनों कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर, याद रखिएगा पेंटोज शुगर जो है दो टाइप की है। टोटल कितने टाइप की होती है पेंटोज शुगर, दो टाइप की पेंटोज शुगर है। पहली बात, इसमें पेंटोज क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 5 कार्बन की है ये शुगर। शुगर मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, आप सबको ऑलरेडी पता है। पेंटोज शुगर जो है ये कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 5 कार्बन मिल रहे हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन के 3, 5 कार्बन देखने को मिलेंगे। तो चलिए पेंटोज शुगर जो है मैं लिख लेता हूं, दो टाइप की है। एक है राइबोज शुगर और दूसरा पेंटोज शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो पेंटोज शुगर दो टाइप का है, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। मैं यहां एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं राइबोज शुगर का। नोटिस करिए राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। मैंने बोला पेंटोज शुगर है तो इसमें टोटल कार्बन चाहिए 5। अब देखो कितने कार्बन अब तक बन गए हैं। ये अगर कार्बन नंबर 1 है तो ये वाला होगा कार्बन नंबर 2, यहां है कार्बन नंबर 3, यहां है कार्बन नंबर 4 और यहां पे ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है। तो हमें एक कार्बन यहां पे ऐड करना पड़ेगा साइड चेन में और ये रहा वो कार्बन, कार्बन नंबर 5। अब ये 5 कार्बन का जो स्ट्रक्चर है इसको मैं पेंटोज शुगर बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, पेंटोज शुगर। डन। अब एक बार मेरे पास पेंटोज शुगर बन चुकी है, कौन सी वाली शुगर बनाना चाहता हूं पहले मैं, राइबोज शुगर। तो गौर से देखिए राइबोज शुगर में क्या क्या खास है। आपको पता है
हर इस पॉइंट पे, ऐसे जो पॉइंट यहां पे मैंने बना रखे हैं, इन पॉइंट्स पे आपको देखने को मिलेगा कार्बन। क्या मिलेगा? कार्बन। अब जो फर्स्ट वाला कार्बन है, इसकी वैलेंसी आपको पता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो ये चारों वैलेंसी फुलफिल करनी है। अगर यहां पे एक कार्बन प्रेजेंट है तो उसके साथ में 2 बॉन्ड अटैच्ड है, मतलब उसकी 2 वैलेंसी तो फिल्ड है, 2 हमें फिल करना बाकी है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे अटैच करने वाले हैं H एंड साथ में अटैच करने वाले हैं OH। अब नोटिस करिए, इस कार्बन की 4 वैलेंसी हैं और चारों की चारों फिल हो चुकी हैं। वैसे ही हमें हर एक कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीटली फिल करना है। इसकी 2 वैलेंसी फिल्ड है, 2 फिल करनी है, तो हम यहां लिखेंगे H और लिखेंगे OH। थर्ड वाले पॉइंट पे भी हम क्या करेंगे, थर्ड कार्बन में भी हम लगाएंगे OH और साथ में लगाएंगे H। फोर्थ कार्बन में 3 वैलेंसी फिल्ड है, 1 2 3, एक वैलेंसी हमें फिल करनी है, हम लगा देंगे H। अब आ जाते हैं फिफ्थ कार्बन पे, यहां पे 1 वैलेंसी फिल्ड है, 3 वैलेंसी बची हुई है, तो मैं यहां लगाऊंगा CH2, 2 तो H2 लगाऊंगा और साथ में क्या लगाऊंगा मैं? OH। तो हमारे पास में ये जो स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर। कौन से शुगर का स्ट्रक्चर है ये? तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर। एक शुगर कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड हमारी है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो अब सेकंड स्ट्रक्चर पे आ गए, जो कि है डीऑक्सी राइबोज शुगर। एक बार गौर से देखिए इसका स्ट्रक्चर। डीऑक्सीराइबोज शुगर में अगेन इट इज अ टाइप ऑफ पेंटोज शुगर, तो इसमें भी 5 कार्बन का एक कार्बोहाइड्रेट हमें ड्रॉ करना है। ये रहा भाई, कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड अल्टीमेटली 5। तो 5 कार्बन का एक और शुगर हमने ड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल जैसा यहां पे किया था, पर दोनों में डिफरेंस है। देखते हैं क्या डिफरेंस है। यहां पे आप नोटिस कर पाएंगे, हमने इधर हम अटैच करने वाले हैं H एंड OH जैसे वहां किया था। तो ये देखिए, यहां पे H और OH इसलिए ऐड किया है जिससे कि इस कार्बन की वैलेंसी जो है 4 वैलेंसी फिल हो जाए। हो गई। सेकंड आ जाइए, सेकंड कार्बन पे मैंने लगाया एक H और दूसरा भी मैंने लगाया H। फिर से यहां पे 4 वैलेंसी इस कार्बन की फिल हो गई हैं। इस कार्बन की बात करिए तो इस कार्बन में हमने लगाया H एंड OH, फिर से इस कार्बन की वैलेंसी फिल हो गई है। इस कार्बन को एक वैलेंसी फिल करनी थी, हमने लगा दिया H और यहां पे लगा दिया H2OH। तो नोटिस करिए, ये और ये स्ट्रक्चर दोनों क्या हैं? दीज आर पेंटोज शुगर्स। कौन से शुगर्स हैं ये? दीज आर पेंटोज शुगर्स। पर नोटिस करिए, दोनों पेंटोज शुगर में काफी बेसिक सा पर छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां पे कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी में H और OH यूज हुआ था, वहां भी यूज हुआ था। यहां पे कार्बन नंबर 2 की वैलेंसी में H और OH यूज हुआ था, वहां पे यूज नहीं हुआ है। नोटिस करिए, डीऑक्सीराइबोज शुगर का नाम डीऑक्सी क्यों है? क्योंकि इसमें सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन कम है एज कंपेयर टू राइबोज शुगर। मैं लिख देता हूं 1 ऑक्सीजन लेस ऑन C2 मतलब कार्बन नंबर सेकंड एज कंपेयर टू राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर के कंपैरिजन में डीऑक्सीराइबोज शुगर के पास एक ऑक्सीजन कम पड़ जाता है। इतना सा डिफरेंस है दोनों शुगर्स में। अब आप बड़े आसानी से बता सकते हो कौन सा शुगर कहां मिलेगा। तो हमने 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की है, एक है राइबोज शुगर, डीएनए, और एक है आरएनए। अब राइबोज शुगर ऑब्वियसली राइबो न्यूक्लिक एसिड में मिलना चाहिए, तो इसलिए याद रखिएगा राइबोज शुगर मिलेगा आरएनए में, एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर कहां मिलनी चाहिए? डीएनए में। तो हम यहां लिख देते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलता है डीएनए में। तब कौन सा पार्ट डीएनए का है, कौन सा पार्ट आरएनए का है, आपको पता चल गया। इसी के साथ हम मूव कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेस की तरफ। याद है ना, हमने न्यूक्लिक एसिड बनाना है, डीएनए या आरएनए बनाने हैं, तो हमको क्या चाहिए? हमको 3 चीजें चाहिए, पेंटोज शुगर चाहिए, नाइट्रोजनस बेस चाहिए और साथ में चाहिए फॉस्फेट। तो अब हमने इसकी बात तो कर ली, तो अब किसकी बात करनी चाहिए? नाइट्रोजनस बेसिस की। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं विथ नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले 2 कैटेगरीज की। एक कैटेगरी को नाम दिया गया है प्यूरीन। क्या नाम दिया गया है?
प्यूरीन और सेकंड कैटेगरी को नाम दिया गया है पायरिमिडीन। तो हमारे पास में दो बेसेस हैं, एक है प्यूरीन बेस और दूसरा कौन सा है, पायरिमिडीन बेस। याद रखिएगा प्यूरीन बेस जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। प्यूरीन बेस में दो बेसेस आपको मेनली याद रखने हैं, एक का नाम है एडेनिन और दूसरे का नाम है ग्वानिन। कौन सा, एडेनिन एंड ग्वानिन आपको याद रखना है। दोनों के दोनों कैसे नाइट्रोजनस बेस हैं, बोथ आर प्यूरीन बेसेस। अब ऐसे पायरिमिडीन बेस की अगर हम बात करने जाएं तो पायरिमिडीन बेस आपको टोटल 3 देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला आपको मिलेगा साइटोसिन, नेक्स्ट मिलने वाला है थाइमीन और नेक्स्ट मिलने वाला है यूरेसिल। तो अब नोटिस करिए टोटल हमारे पास में अगर नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो कितने हैं, 3 है पायरिमिडीन और 2 है प्यूरीन, मतलब टोटल नाइट्रोजनस बेस हो गए 5। अब इनको मोस्टली डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर ऐसे हम ड्रॉ करके देखते हैं इस चैप्टर में। तो ड्रॉ करने के लिए हम एडेनिन के लिए लिखते हैं कैपिटल ए, ग्वानिन के लिए लिखते हैं कैपिटल जी, साइटोसिन के लिए लिखते हैं कैपिटल सी और थाइमिन के लिए लिखते हैं कैपिटल टी। अब ऐसे ही यूरेसिल के लिए हम लोग लिखने वाले हैं कैपिटल यू। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इनमें से कौन सा वाला बेस डीएनए में मिलेगा और कौन सा बेस आरएनए में मिलेगा, यह भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पे एक डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि पेंटोज शुगर में भी हमने बात की थी, राइबोज शुगर किसमें मिलती है, आरएनए में, एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलती है डीएनए में। यह बात हमने पेंटोज शुगर में की थी। वैसे ही कौन से बेसिस आरएनए के हैं, कौन से बेसिस डीएनए के हैं, यह भी हमें पता करना चाहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले एडेनिन की बात करें तो एडेनिन आपको डीएनए में देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको आरएनए में भी देखने को मिलेगा। तो अगर कोई बात करे एडेनिन कहां मिलता है, तो डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। वैसे ही ग्वानिन कहां मिलने वाला है, तो ग्वानिन आपको डीएनए में भी मिलता है, साथ ही साथ आरएनए में भी देखने को मिलता है। ऐसी साइटोसिन की बात करें, सेम, साइटोसिन भी आपको डीएनए में भी मिलेगा और साथ में आरएनए में भी मिलेगा। फिर डिफरेंस कहां आ रहा है, डिफरेंस आएगा थाइमिन और यूरेसिल में। अब थाइमिन और यूरेसिल जो है इन दोनों में आपको याद रखना है, थाइमिन जो है ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ डीएनए के केस में और यूरेसिल हमेशा मिलता है ओनली इन आरएनए। तो डीएनए में क्या मिलने वाला है, थाइमिन, और आरएनए में क्या मिलने वाला है, यूरेसिल, और ये फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां सीखना जरूरी है, नोटिस करिए। हम बात करने वाले हैं, अगर मैं बोलूं प्यूरीन बेसिस जो हैं ये हमेशा पेयर करते हैं विद पायरिमिडीन बेसिस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब प्यूरीन बेस और पायरिमिडीन बेस डीएनए में हमेशा एक दूसरे के आमने सामने अटैच होते हैं। प्यूरीन और पायरिमिडीन डीएनए में हमेशा एक दूसरे के सामने अटैच होते हैं और बीच में इनके प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, यह आपको भूलना नहीं है। अब कौन सा प्यूरीन बेस किस पायरिमिडीन बेस से बाइंड करता है, ये आपको याद रखना है। और इसको याद करने के लिए मैं कुछ ट्रिक लिख रहा हूं। आया था, चला गया, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। इसकी मदद से आप कभी भूलेंगे नहीं किसकी पेयरिंग कहां होनी चाहिए। नोटिस करिए, आया में स्टार्ट होता है ए से, तो मैं यहां लिखूंगा ए। था स्टार्ट होता है टी से, तो एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, एंड सी मतलब साइटोसिन और जी मतलब ग्वानिन। साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विथ ग्वानिन। अब एक चीज जो मैंने ऑलरेडी बता दी है, प्यूरीन और पायरिमिडीन बेस के बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे दो आपको जो दिख रहे हैं ये दोनों कौन हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नोटिस करिए कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे एडेनिन और थाइमिन के पेयर में, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे ग्वानिन और साइटोसिन के पेयर में, या बोलो साइटोसिन और ग्वानिन के पेयर में। मैं लिख देता हूं, दीज आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो आपको बॉन्डिंग या पेयरिंग याद रखनी पड़ेगी नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। कौन सा नाइट्रोजनस बेस किसके साथ पेयर करता है और बीच बीच में कितने आपको क्या मिलते हैं, बॉन्ड्स मिलते हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। 2 चीजों की बात की हमने।
हमने बात की नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर के बारे में हमने अभी बात की है। अब थर्ड जो पार्ट यहां पे आ जाता है वो है हमारा फॉस्फेट। नोटिस करिए, फॉस्फेट के बारे में हमें चर्चा करनी है। याद रखिएगा H3PO4 जो है, इसके डिसोसिएशन पे जो हमें फॉस्फेट मिलता है, PO4 मिलता है, इस PO4 को यूज किया जाता है इन केस ऑफ DNA एज वेल एज इन केस ऑफ RNA। चलेगा? तो फॉस्फेट जो होता है वो DNA RNA दोनों के केस में देखने को मिलता है, पर ये जो फॉस्फेट है ये H3PO4 से आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है वो ये है कि जो फॉस्फेट होता है, दिस इज द रीजन फॉर एसिडिक नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मैं लिख देता हूं, DNA या बोलो न्यूक्लिक एसिड इज एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। तो भाई फॉस्फेट की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो न्यूक्लिक एसिड इज एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। अब याद रखिएगा पेंटोस शुगर के स्ट्रक्चर्स जो हैं, पेंटोस शुगर के स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए। नाइट्रोजनस बेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं जरा उनको भी एक बार हम डिस्कस करके देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए देखिएगा जल्दी से, यहां पे नाइट्रोजनस बेसिस दिए गए हैं, कौन कौन से? प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। मैंने आपको बोला था प्यूरीन बेसिस में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं और पायरिमिडीन बेस में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आता है। अब इनके स्ट्रक्चर्स को जरा फोकस करके देख लीजिए। सबसे पहले एडेनिन की अगर हम बात करें, एडेनिन और ग्वानिन जो हैं दोनों के दोनों प्यूरीन बेसिस हैं, और इन प्यूरीन बेसिस में एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट प्यूरीन आर डबल रिंग्ड। तो बताइए प्यूरीन बेसिस में कितने रिंग मिलते हैं इनके स्ट्रक्चर्स में? तो आप कहेंगे डबल रिंग्ड है। नोटिस करिए, एडेनिन इज अ प्यूरीन, ग्वानिन इज आल्सो अ प्यूरीन बेस। और प्यूरीन बेस में आपको कितने रिंग देखने को मिल रहे हैं? 1 and 2, 2 रिंग। यहां भी 1 and 2, 2 रिंग। तो प्यूरीन बेसिस में आपको मिलते हैं 2 रिंग्स, डबल रिंग्स। पर पायरिमिडीन बेसिस की अगर हम बात करें तो इनमें आपको देखने को मिलता है सिंगल रिंग। इसमें आपको मोस्टली एग्जाम में, नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस पीवाईक्यू में मिल जाएंगे। डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर प्यूरीन का है और सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर किसका है? पायरिमिडीन बेसिस का है। इसको याद रखने का भी एक तरीका है। क्या तरीका है? नोट डाउन करिएगा। आपने सुना होगा शायद, एक मुहावरा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम बड़े और दर्शन छोटे, शायद आपने सुना होगा। नाम बड़े, किसका नाम बड़ा है प्यूरीन और पायरिमिडीन में से? तो नाम बड़ा है पायरिमिडीन का। तो इनका दर्शन, दर्शन मतलब क्या? स्ट्रक्चर। तो इनका नाम तो बड़ा है पर इनके दर्शन जो है वो कैसे हैं? छोटे हैं। छोटे मतलब सिंगल रिंग्ड है। तो नाम बड़ा है पर दर्शन छोटे हैं, इसके लिए बोलना नाम छोटा पर दर्शन बड़े हैं, पक्का ना? तो नाम बड़े और दर्शन छोटे की मदद से आप याद रख सकते हैं किसका स्ट्रक्चर सिंगल रिंग्ड है और किसका स्ट्रक्चर डबल रिंग्ड है। अब देखिए बेटा, यहां पे एडेनिन ग्वानिन जो है ये कौन से बेसिस हैं? दीज आर पायरिमिडीन बेसिस। कौन से? प्यूरीन बेसिस। कौन से बेसिस हैं? प्यूरीन। इनमें नंबरिंग की अगर हम बात करें, यहां अगर मैं बोलता हूं दिस इज नंबर 1, ये है 2, इधर 3, यहां 4, दिस इज 5, 6 और 7, 8 और 9। ये मैंने नंबरिंग की है अभी अभी एडेनिन की। अब ये नंबरिंग में आप नोटिस करिए नाइट्रोजन की पोजीशन क्या क्या है। तो यहां पे नाइट्रोजन आपको देखने को मिलता है फर्स्ट वाली पोजीशन पे, थर्ड पे, 7th पे, 9th पे। तो याद रखिएगा एडेनिन के केस में या बोलिए प्यूरीन के केस में नाइट्रोजन की पोजीशन होती है 1, 3, 7 एंड 9। तो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन in nitrogenous base purine is 1, 3, 7 and 9। आप ऐसे ही हम ग्वानिन की भी बात करते हैं तो ग्वानिन के केस में भी आप नोटिस कर पाएंगे सेम कंडीशन देखने को मिलेगी। ग्वानिन में देखिए दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 7, 8 एंड 9।
इसमें भी जो नाइट्रोजन की पोजीशन है वो क्या रहने वाली है, 1, 3, 7 एंड 9 फिक्स रहने वाली है। तो प्यूरीन बेसिस में नाइट्रोजन इन पोजीशंस पे प्रेजेंट है। अब एक बार नोटिस करते हैं पाइरिमिडीन बेसिस की अगर हम बात करें तो यहां पे नाइट्रोजन कहां देखने को मिलेगा, नोटिस करिए नाइट्रोजन यहां पे हम नंबरिंग देते हैं यहां से 1 इस नाइट्रोजन से 2, 3, 4, 5 एंड 6, लगभग सेम नंबरिंग आपको सब में देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन से हम लोग शुरुआत कर लेंगे नंबरिंग की। नोटिस करिए यहां पे नाइट्रोजन मिलेगा 1 पे, 3 पे, बस। तो नाइट्रोजन आपको पाइरिमिडीन बेस में देखने को मिलता है ऑन 1 एंड 3। तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन जो है इस स्ट्रक्चर की, उन पोजीशंस पे आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है। किसके केस में, प्यूरीन के केस में कि पाइरिमिडीन के केस में? तो आप बोलेंगे पाइरिमिडीन के केस में। प्यूरीन में मिलेगा 4 जगह नाइट्रोजन और पाइरिमिडीन में मिलेगा 2 जगह नाइट्रोजन। प्यूरीन में वो 4 पोजीशंस कौन कौन सी हैं, 1, 3, 7 एंड 9, और वैसे ही पाइरिमिडीन में वो पोजीशंस हैं 1 एंड 3। पक्का? तो ये वाला डिस्कशन हम लोगों ने किया था। एक चीज नोटिस करिए, यहां लिखा है थायमिन इज 5 मिथाइल यूरेसिल। थायमिन को एक नाम दिया गया है क्या, 5 मिथाइल यूरेसिल। तो यूरेसिल जो है और थायमिन जो है, इन दोनों में आप नोटिस करिए 5th पोजीशन कौन सी है। अगर हम यूरेसिल थायमिन की बात करें तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5। 5वें पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, मिथाइल ग्रुप। मीथेन होता है CH4, यहां पे CH3 दिया हुआ है, तो एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो क्या बन गया, मिथाइल। तो 5th पोजीशन पे अगर आपको मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे थायमिन। और अगर 5th कार्बन पे मिथाइल नहीं है, बाकी सब सेम है, तो बोलेंगे यूरेसिल। तो थायमिन इज कॉल्ड एज 5 मिथाइल यूरेसिल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। पेंटो शुगर में आप जोड़ते हो क्या, नाइट्रोजनस बेस, और साथ में आप लोग जोड़ देते हो फॉस्फेट, है ना। और तीनों स्ट्रक्चर्स को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूक्लियोटाइड। जब तीनों मिलेंगे तभी बनेगा कौन, न्यूक्लियोटाइड। मैं ऊपर लिख देता हूं दिस इज न्यूक्लियोटाइड। पर एक चीज नोटिस करिए, जो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें मिलता है न्यूक्लियोसाइड। टाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड। लिख देता हूं मैं न्यूक्लियो। तो क्या है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड इज पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। और जब कभी भी इस न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट और ऐड कर देंगे तब जाके बनेगा कौन, न्यूक्लियोटाइड। पक्का ना। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड मतलब हो गया पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। पक्का। तो फिर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। अब कोई पूछे भैया न्यूक्लियोसाइड क्या था, तो आपको ऑलरेडी पता है न्यूक्लियोसाइड ये है, इसमें फॉस्फेट जोड़ दो तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, दिस इज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही सेकंड न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही थर्ड न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जब हम जोड़ते जाएंगे तब जाके हमें क्या मिलने वाला है, पॉली न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड हमें देखने को मिल जाएगा। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो ये चेन है, इस चेन को हमने नाम दिया है न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दिया है हमने, न्यूक्लिक एसिड। चलिए, तो ये हमने अब तो बात की किसके बारे में, हमने बात की कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड में मिलता क्या क्या है। पक्का। अब कौन से वाले स्ट्रक्चर्स डीएनए में है, कौन से स्ट्रक्चर्स आरएनए में है, इस बारे में हमने टोटल बातचीत कर ली है। अब हम एक और डिस्कशन करने वाले हैं कि इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर में। नोटिस करिएगा, अगर कभी भी मैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा तो किस तरीके से दिखना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं एक शुगर। कौन सी शुगर, पेंटोस शुगर। यहां पे जो मैंने पेंटोस शुगर बनाई है, इस पेंटोस शुगर में 5 कार्बन आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक।
अब यहां पे वैलेंसी फिल करनी होती है, वो मैं फिल नहीं कर रहा हूं। आप मान के चलेंगे कि यहां पे हमने H और OH ये सब फिट कर दिया है। अब यहां पे कार्बन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, इस फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जैसे कि कौन, एडेनिन। यहां एक नाइट्रोजनस बेस है जो मैंने अटैच कर दिया है। मैं कलर चेंज कर दूं नाइट्रोजनस बेस का तो काम थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए। देखिए कलर हम चेंज कर लेते हैं नाइट्रोजनस बेस का। यहां पे नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया है कौन, एडेनिन। कहां पर अटैच हुआ है, फर्स्ट वाले कार्बन पे। तो नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पर ही अटैच होते हैं हमेशा। अगर मैं फॉस्फेट की बात करूं तो फॉस्फेट का जो साइट ऑफ अटैचमेंट है वो है कार्बन नंबर 5। तो कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट अटैच होता है। एंड कार्बन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, कौन सा, 1, 2 एंड थर्ड कार्बन की बात करूं तो थर्ड कार्बन पे भी अटैच होता है कौन, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट की पोजीशन कोई पूछे न्यूक्लियोटाइड में तो फॉस्फेट इज एट कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5, पक्का। पर अगर कोई पूछे आपसे कि एक बात बताइए, पेंटोस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस कहां अटैच करेगा, तो नाइट्रोजनस बेस अटैच करता है, नाइट्रोजनस बेस अटैच करता है ऑन कार्बन नंबर 1। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं, नाइट्रोजनस बेस अटैचेस टू पेंटोस शुगर ऑन C1। C1 मतलब कार्बन नंबर 1, ये फिक्स है, चेंज नहीं होता। ऐसे ही पेंटोस शुगर के साथ फॉस्फेट कहां अटैच होगा, मैं लिख देता हूं, फॉस्फेट अटैच ऑन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोस शुगर। ये आपको याद रखना है, 2 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि यहां पे कौन से बॉन्ड्स हैं जिनकी मदद से ये अटैचमेंट्स हुए हैं, नोटिस करिएगा। तो बॉन्ड्स की अगर मैं बात करने जाता हूं तो यहां आपको मिलने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच का अटैचमेंट। ये जो बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या फिर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, तो दिस इज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगला देखिए, अगर हम बात करें पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के बीच में, ये वाला बॉन्ड जो है दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, तो आप बोलेंगे दिस इज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और वैसे ही यहां पे जो बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है ये है फॉस्फो ईस्टर, ये भी है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, पक्का ना, नहीं ये वाला फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड नहीं है। तो मैं यहां पे मार्क कर दूं, अरे भाई रुको जरा, बस देखिए जल्दी से। तो यहां पे ये जो बॉन्ड है इसको भी मैं क्या नाम देने वाला हूं, इस बॉन्ड को भी मैं बोलने वाला हूं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, पक्का। अब याद रखिएगा ये जो फॉस्फेट है ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ भी अटैच होता है। तो नोटिस करिए, मैं एक न्यूक्लियोटाइड और ऊपर ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए ये मैंने एक पेंटोस शुगर ड्रॉ किया ऊपर की तरफ, और इस पेंटोस शुगर में ये रहा 5th कार्बन, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th। तो क्या थर्ड कार्बन से फॉस्फेट अटैच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अब नोटिस करिए ये वाला जो बॉन्ड है ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का, ये वाला जो बॉन्ड है इसका नाम था फॉस्फो ईस्टर, और इस फॉस्फेट का नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड से जो बॉन्ड है उसको भी क्या नाम दिया, फॉस्फो ईस्टर। तो क्या दोनों को मिला के मैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बोल सकता हूं, बोल सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। तो याद रखिए एक फॉस्फेट जो है वो 2 न्यूक्लियोटाइड का पार्ट होता है, इसलिए फॉस्फेट अटैच होता है पेंटोस शुगर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की मदद से। कौन से बॉन्ड की मदद से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जल्दी से मैं एक ही चीज लिख रहा हूं यहां पे, ये सब हटा के यहां पे आपको जो बॉन्ड देखने को मिलेगा ये वाला बॉन्ड है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, दिस इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब जल्दी से और फाइनली
हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक डीएनए या एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरीके से दिखाई देगी, वो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना। तो देखिए जल्दी से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे, पहली बात तो पेंटोज शुगर्स मिलेंगे। क्या मिलने वाले हैं? पेंटोज शुगर्स। ये रहा हमारे पास में एक पेंटोज शुगर, ऐसे हमारे पास में ये रहा दूसरा पेंटोज शुगर, ऐसे हमारे पास में एक और रहा तीसरा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में 5-5 कार्बन होने चाहिए, 5 कार्बन की हमने पोजीशन छोड़ दी है। अब यहां पे बीच में से इधर सामने मैं दूसरी स्ट्रैंड ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। दूसरी स्ट्रैंड, पांचवा कार्बन अपसाइड डाउन इसलिए बना रहा हूं, ये बताने के लिए कि पेंटोज शुगर जो होते हैं, सॉरी पेंटोज शुगर नहीं, ये बताने के लिए कि डीएनए के स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट रन करते हैं, अगेंस्ट, है ना। तो देखिए जल्दी से ये आपने अरेंज कर दिया है जल्दी से, किसको? पेंटोज शुगर्स को। नोटिस करिए पेंटोज शुगर में कार्बन की प्लेसमेंट बता देते हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस 2, दिस 3, दिस 4 एंड दिस 1 इज 5। पक्का ना? तो ऐसे 5-5 कार्बन सब में बने हुए हैं। अब नोटिस करो इन कार्बन्स में अब हम ऐड करने वाले हैं, सबसे पहले मैं इनमें ऐड कर देता हूं फॉस्फेट। तो आपको पता है 5th कार्बन पे फॉस्फेट मिलेगा, ये रहा। यहां भी 5th कार्बन पे फॉस्फेट मिलेगा, ये रहा। 5th कार्बन पे फॉस्फेट मिलेगा, ये रहा। इधर भी 5th कार्बन ये है, नोटिस करिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस 1 इज 5th। 5वें कार्बन पे फॉस्फेट है क्या? बिल्कुल है। 5वें कार्बन पे फॉस्फेट, हाँ है। 5वें कार्बन पे फॉस्फेट बिल्कुल है। दिख रहा है आपको फॉस्फेट 5वें कार्बन पे? सब में लगा दिया। पर मैंने पीछे बताया था कि पेंटोज शुगर जो होती है, क्या बताया था मैंने पीछे? नोटिस करिए फॉस्फेट जो है पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 और 5 दोनों पे मिलेगा। तो नोटिस करना हमारे पास 5 पे तो फॉस्फेट लग चुका है, ये कार्बन बना दूं, ये लो, यहां भी कार्बन बना दें, ये लो, हाँ। पर क्या 3rd पे भी आपको फॉस्फेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो इस पेंटोज शुगर का जो 3rd कार्बन है वो नीचे वाले फॉस्फेट से जुड़ना चाहिए, और इस पेंटोज शुगर का जो 3rd कार्बन है वो भी नीचे वाले फॉस्फेट से जुड़ना चाहिए। अब यहां पे जो 3rd कार्बन है इसके नीचे भी एक फॉस्फेट ड्रॉ कर देना चाहिए। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे 5th कार्बन पे फॉस्फेट है, 3rd पे नहीं है, तो हम 3rd को फॉस्फेट से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहां भी 5th कार्बन पे फॉस्फेट है पर 3rd पे नहीं है, तो हम 3rd को 5th से जोड़ देंगे, है ना। ऐसे ही यहां का जो ये 3rd कार्बन है वो फ्री है, तो हम वहां पे भी क्या ऐड करेंगे? फॉस्फेट। पक्का? अब हमने पेंटोज शुगर और फॉस्फेट को तो जोड़ दिया, बीच में जगह खाली रह गई है, यहां हम ऐड करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस को। तो देखिए जल्दी से, यहां मैं ऐड करने जा रहा हूं नाइट्रोजनस बेसिस। ये रहे, देखिए फर्स्ट कार्बन पे मैंने आपको पहले बताया था पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन पे आपको नाइट्रोजनस बेस मिलेगा। मान लीजिए मैंने यहां ऐड किया एडेनिन, तो सामने की तरफ हमेशा आएगा थायमिन। ऐसा क्यों? याद होगा आपको पहले बताया था, आया था, तो मतलब ऑलवेज एडेनिन पेयर्स विद थायमिन। कितने डबल बॉन्ड्स, या सॉरी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स? 2। वैसे ही यहां आएगा, मान लीजिए ग्वानिन, यहां कौन आ गया? ग्वानिन। तो उसके एग्जैक्ट सामने आने वाला है साइटोसिन। कौन आने वाला है? साइटोसिन। पर यहां पे बॉन्ड मिलेंगे टोटल 3। कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लीजिए, ये भी लीजिए, लो, ये लो। हाँ भाई, ऐसे हम 3rd कंडीशन में आ जाते हैं। आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर गलती से यहां पे मैंने साइटोसिन लिख दिया है तो उसके सामने हमेशा कौन आने वाला है? ग्वानिन आने वाला है। याद होगा, चला गया, मैंने आपको बताया था, आया था, चला गया। तो आपको याद रखना है एडेनिन के साथ हमेशा पेयर करेगा थायमिन इन केस ऑफ डीएनए, और ग्वानिन के साथ हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन। पॉइंट फिर से बोल रहा हूं, नोटिस करिए। डीएनए की बात करें तो डीएनए में हमेशा एडेनिन पेयर करेगा डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ। पर अगर आरएनए की मैं बात करने जाऊंगा तो आरएनए में थायमिन तो है ही नहीं, थायमिन की जगह कौन है? यूरेसिल है। तो हम क्या करेंगे? हमेशा एडेनिन को पेयर कर देंगे विथ यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए के केस में। और डीएनए के केस में क्या होने वाला है? एडेनिन हमेशा पेयर करेगा विथ थायमिन। ये इंफॉर्मेशन आपको एकदम क्लियर रखनी है। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड आपको याद होंगे। यहां पे कौन सा बॉन्ड मिल रहा था? यहां मिल रहा था हमको हाइड्रोजन बॉन्ड। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में मिल रहा था एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में मिल रहे थे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
ये सब डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया। एक और चीज देख लीजिए, अगर इन पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो हमने कभी नोटिस किया हो, जब कभी भी डीएनए का स्ट्रक्चर आपको किसी बुक में देखने को मिलता है तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट मिलता है। नोटिस करिए, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, स्ट्रक्चर में आपको दो स्ट्रैंड दिख रही है डीएनए की। एक स्ट्रैंड पे लिखा होता है 5' और एक पे लिखा होता है 3'। जिस स्ट्रैंड पे 5' लिखा होता है उसके दूसरे एंड पे लिखा होता है हमेशा 3', और जिस स्ट्रैंड पे 3' होता है उसके दूसरे एंड पे हमेशा मिलेगा 5'। इसका मतलब यह है दो स्ट्रैंड जो है ना वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है। समझ रहे हैं? तो डीएनए की दो स्ट्रैंड कैसी होती हैं? पैरेलल नहीं होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, चलेगा ना? हाँ, तो देख लो मैं यहां पे लिख देता हूं कैसे हम डिसाइड करते हैं 5 और 3। यहां पे नोटिस करिए, इस पेंटोस शुगर में जो फॉस्फेट जुड़ा है वो कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 5th कार्बन पे। तो इस एंड को बोलेंगे 5', और इस पेंटोस शुगर में जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है वो कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 3rd पे। तो इस एंड को बोलेंगे 3'। अगेन इस चेन की बात करो तो यहां 3rd वाले कार्बन पे फॉस्फेट है इसलिए बोलेंगे 3' एंड, और यहां पे 5th कार्बन पे लास्ट फॉस्फेट है इसलिए यहां पे बोलेंगे 5' एंड। तो ये स्ट्रैंड 5 से शुरू हो रही है, वो वाली स्ट्रैंड 3 से शुरू हो रही है। इसका मतलब दोनों स्ट्रैंड पैरेलल नहीं है। बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल, अपोजिट हैं। पक्का ना? याद रखेंगे। चलिए, तो ये हमने अब तक बेसिक सा एक डिस्कशन कर लिया। कौन से वाले पार्ट के बारे में? ये हमने डिस्कशन कर लिया जेनेटिक मटेरियल, आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये देखिए सेम कंडीशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहां पे आपको शो किया गया है। पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, बीच में आपको दिख रहा है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, मैंने आपको बताया है। आगे हमने देखिए एक और चीज है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, देख लीजिए। हमने बोला था कभी भी पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, है ना? हर न्यूक्लियोसाइड को कुछ ना कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें, आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो आरएनए में एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड होता है। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं जब कभी भी एडेनिन जुड़ता है विथ पेंटोस शुगर तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो कभी भी आरएनए में इन दोनों की कॉम्बिनेशन होगा, एडेनिन और पेंटोस शुगर जुड़ेंगे तो नाम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड का नाम हो जाएगा एडिनोसाइन। क्या नाम हो जाएगा? एडिनोसाइन। तो क्या है एडिनोसाइन? एडिनोसाइन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 नाइट्रोजनस बेस एंड 2 पेंटोस शुगर। इन दोनों को जोड़ दो तो हमें मिलेगा न्यूक्लियोसाइड्स, और एडेनिन के न्यूक्लियोसाइड का नाम है एडिनोसाइन। ऐसे ही ग्वानिन के न्यूक्लियोसाइड का नाम है ग्वानोसाइन। ऐसे ही साइटोसिन के न्यूक्लियोसाइड का नाम है साइटिडीन, साइटोसाइन नहीं, साइटिडीन। और लास्ट न्यूक्लियोसाइड की हम बात कर रहे हैं, यूरेसिल का जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसे बोलते हैं यूरिडीन। क्या बोलते हैं? यूरिडीन। पर ये जो सारे नाम हम बोल रहे हैं इसमें थायमिन कहीं नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं आरएनए की। ऐसे ही डीएनए के न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें तो डीएनए के न्यूक्लियोसाइड होंगे डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी ग्वानोसाइन, डीऑक्सी साइटिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन। यहां पे यूरेसिल नहीं आएगा क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं। पक्का ना? तो देख लीजिए किस किस की कॉम्बिनेशन किसके साथ है। हमेशा पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। पक्का? और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ जाता है तो बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट तीनों जोड़ दो तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये सारे पॉइंट्स जो यहां पे लिखे हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए हैं। सारे स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन है यहां पे। अब हमें डीएनए का डिटेल्ड डिस्कशन करना है, पर ये डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले आने वाले लेक्चर में। अब एक चीज याद रखिएगा, इस पीडीएफ की, ये जो आपने अभी स्लाइड्स देखी हैं, इसकी लिंक जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस चैनल पे जाइए और इस पीडीएफ को, जो भी मेरे लेक्चर के नोट्स हैं, इनको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छे से मेहनत करते रहिए और हमारे लेक्चर को हम यहीं सब समाप्त कर रहे हैं। बाय बाय।